देखती आँखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप बखैर व आफ़ियत होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम वाटर के चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि पानी की क्या ख़ुसूसियात हैं, उसमें फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसकी देखी थी। उसके अलावा डिफरेंट वाटर साइकिल्स के ऊपर बात की थी, वाटर के फंक्शंस ह्यूमन बॉडी में और वैसे क्लाइमेट के तौर के ऊपर फंक्शंस के ऊपर बात की थी और इसकी कैटेगरीज़ देखी थी सेलाइन वाटर की। आज हम बात करेंगे हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन पे और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में इसका किस तरीके से असरात मुरतब होते हैं और पानी की कैलकुलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं कि डेली हमें कितना पानी पीना चाहिए। तो अगर हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की बात करें, हाइड्रेशन के लिए वर्ड हम यू हाइड्रेशन का भी यूज़ करते हैं और इसी तरीके से एक टर्मिनोलॉजी या डिहाइड्रेशन और एक टर्मिनोलॉजी हम इसमें यूज़ करते हैं ओवर हाइड्रेशन या वाटर इंटॉक्सिकेशन की, या वाटर टॉक्सेमिया भी बोलते हैं उसे। तो डिहाइड्रेशन की अगर बात करें तो वो पानी से डिहाइड्रेशन से मुराद ये है कि हमारे जो बॉडी का ऑप्टिमम लेवल ऑफ हाइड्रेशन है उससे कम हो, तो उसके लिए हम वर्ड डिहाइड्रेशन का बोलते हैं। और डिहाइड्रेशन से अक्सर बेशुमार प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कॉमन लाइफ में हो या स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस में। तो उसमें जैसे कि अगर आप देखें कि अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो एक्नी की प्रॉब्लम, पेनफुल सनबर्न्स की, ड्राई रेड नोज़ होने के चांसेस, लॉन्गर हैंगओवर्स हो सकते हैं, आई बैग्स बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हाइड्रेटेड है स्किन तो हेल्दी स्काल्प है, क्लियर ब्राइट आइज़ होंगी, स्मूथ रिंकल्स फ्री स्किन्स होंगी, स्ट्रॉन्ग हेयर एंड नेल्स होंगे, अगर कॉमन पर्सन के लिए बात करें। और स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ऑप्टिमल और वेल हाइड्रेटेड बॉडी के साथ यू कैन इम्प्रूव योर फिजिकल performance and cognitive performance, while if you are dehydrated then drink more water, or if you have severe problem then seek for medical aid. अगर हम बात करें, अक्सर आपने देखा होगा जैसे मैंने पहले कहा था, पानी जब हम पीते उस वक्त हैं जब हमें प्यास लगती है, इट मीन्स वी आर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड, सो वी शुड ट्राई टू ड्रिंक वाटर इवन वाइल वी हैव नो थर्स्ट। तो इसकी बजाय ये कि हम इंतज़ार करें कि कब प्यास लगे तो पानी पिएं। डिहाइड्रेशन की बात करें तो डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन आर टू क्रूशल एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटेनिंग द बॉडीज फ्लूइड बैलेंस एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग। डिहाइड्रेशन की बात जब हम करते हैं तो ये उस वक्त होती है जबकि बॉडी लूजेज मोर फ्लूइड देन द टेक्स इन, लीडिंग टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसका बैलेंस जो होता है हमारे बॉडी में जिस तरीके से ऑप्टिमल हाइड्रेशन में होना चाहिए वो नहीं होता। और अक्सर इस डिहाइड्रेशन के पीछे डिफरेंट काजेज़ हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो लाइक वाइज के इनसफिशेंट वाटर इनटेक, के हम पानी ही का इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं करते जितना हमें रोज़ाना का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है, बाज़ औक़ात कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और जब स्वेटिंग की बात करें तो वो बाज़ औक़ात ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, या फिर आप इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं या हॉट वेदर है। और इलनेस की कंडीशंस में जैसे मैंने कहा कि वॉमिटिंग या डायरिया की सूरत में एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, या इंक्रीज्ड यूरिनेशन, डायबिटिक पेशेंट या कोई मेडिकल कंडीशंस में सर्टेन मेडिकल के मेडिकेशन के साथ आपको बार बार यूरिनेशन होने की वजह से आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन होती है तो पता हमें कैसे चलता है कि हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड है? तो उसमें थर्स्ट का लगना, ड्राई माउथ होना, डार्क कलर का यूरिन होना, आपका बॉडी फटीग फील करना, आपको सुस्ती और लाइट हेडेडनेस हो, ड्राई स्किन हो, या कन्फ्यूजन फील करें, तो इट मीन्स यू आर गोइंग फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। इसके साथ ख़तरात क्या होते हैं या दूसरे मायनों में इसके साथ क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं? अगर तो माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो देन यू हैव रिड्यूस्ड फिजिकल परफॉर्मेंस एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कि आप दिमागी तौर के ऊपर भी उस तरीके से फंक्शनिंग नहीं करते और फिज़िकली भी नहीं, और हेडेक के चांसेस हैं। जबकि सीवियर डिहाइड्रेशन हो तो उसके साथ
आपको हीट इंजरीज होने के चांसेस है, जिसमें हीट स्ट्रोक है, हीट फटीग है, हीट क्रैम्प्स हैं। इसके अलावा यूरिनरी एंड किडनी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। सिजर्स या दूसरे मानों में हम कहते हैं कि दौरे फिर पड़ते हैं, कन्वल्शंस के चांसेस हैं, और इवन डेथ भी हो सकती है। सो इफ़ यू हैव सच सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स और साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ in your daily life, then it means there is a chance of dehydration. सो डिहाइड्रेशन का ताल्लुक हम अगर बात करें इसका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ क्या ताल्लुक है, तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में ये बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। हाइड्रेशन लेवल अच्छा हो तो उसके साथ आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी होती है, और डिहाइड्रेशन हो तो उससे आपकी परफॉर्मेंस डाउनवर्ड जाती है। सो डिहाइड्रेशन के इफ़ेक्ट्स अगर एथलेटिक परफॉर्मेंस पे देखें तो आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है, आपका हेल्थ हीट इलनेसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी कॉग्निटिव फंक्शन या मेंटल फंक्शन उस तरीके से काम नहीं करता, और रिकवरी में डिले आता है। फिज़िकल परफॉर्मेंस में बात करें तो आपकी एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और ओवरऑल परफॉर्मेंस कम होनी शुरू हो जाती है। इवन ये चीज़ें आपके 2% बॉडी वेट ड्यू टू डिहाइड्रेशन अगर कम हुआ तो उसमें देखी जा सकती है। आपकी हीट इलनेसेस जैसे हीट एग्जॉस्शन है, हीट स्ट्रोक है या हीट क्रैम्प्स हैं, इसके साथ आपके ये वाले चांसेस होने की वजह से आपकी परफॉर्मेंस फिजिकल वैसे नहीं रहेगी। इसके अलावा इनएडिक्वेट हाइड्रेशन इम्पेयर्स द बॉडीज एबिलिटी टू रेगुलेट टेम्परेचर, कि आपका दर्जा हरारत बॉडी का फिर ठीक नहीं रहता। यू फील एक्सेसिव हीट इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग। इसके अलावा कॉग्निटिव फंक्शन जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग, आपका रिएक्शन टाइम और आपका उसमें जो है आपकी कंसंट्रेशन जो है उस तरीके से नहीं रह पाती जिस तरीके से कि होनी चाहिए ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। इसके अलावा रिकवरी में डिले आ जाता है, आपकी एक्सरसाइज से और थकावट से रिकवरी जो है उस तरीके से नहीं होती, और अगला ट्रेनिंग सेशन जो है फिर उस तरीके से, या अगला कंपटीशन फिर आप उस तरीके से नहीं खेल पाएंगे। सो स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें कि इसमें क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात तो अगर एथलीट्स की जब हम बात करते हैं तो स्वेट रेट उनका ज़्यादा होता है, और उसके मुताबिक इनटेक ऑफ वाटर ना हो तो वो उसकी आपको डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं। सो स्वेटिंग, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स और स्पोर्ट्स इन हॉट एनवायरनमेंट काजेज सिग्निफिकेंट फ्लूइड लॉस थ्रू स्वेट, जबकि इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक या दूसरे मायनों में अगर आप पानी का इस्तेमाल जितना आपके बॉडी की नीड है उतना नहीं कर रहे तो फिर भी आपके डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं एथलीट में। इसके अलावा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, आप बहुत सख्त ट्रेनिंग करते हैं और जिसकी वजह से और उसके मुताबिक आपके बॉडी का स्वेट रेट भी ज़्यादा है, तो फिर उसके मुताबिक आपका फ्लूइड इनटेक नहीं है, तो इंक्रीज द बॉडीज़ डिमांड ऑफ फॉर फ्लूइड बढ़ जाती है, और आप उस तरीके से पानी का इस्तेमाल नहीं करते पीने में, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं और यू आर डिहाइड्रेटेड। एक एथलीट जब डिहाइड्रेटेड होता है तो वो कैसे पता चलेगा कि वो एथलीट डिहाइड्रेटेड है, तो इस तरीके के साइंस एंड सिम्टम्स नजर आएंगे कि उस एथलीट को प्यास फील होगी, माउथ उसका ड्राई रहेगा, उसका यूरिन कलर डार्क कलर का हो जाएगा, येलो कलर का, और फटीग फील करेगा, डिजीनेस सुस्ती फील करेगा, मसल क्रैम्पिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्वेटिंग के ज़रिए साथ में बॉडी से मिनरल्स भी निकल जाते हैं जिसमें सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड्स होते हैं, तो जिसकी वजह से ये आपके बॉडी से नमकियात की वजह से फिर आपके बॉडी में क्रैम्पिंग होती है। इसके अलावा हेडेक के चांसेस हैं, आपका परफॉर्मेंस जो होती है फिर डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बता रही होती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो गई है और आपके सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि यू आर डिहाइड्रेटेड। सो हाइड्रेशन के लिए क्या स्ट्रेटजीज एथलीट को करनी चाहिए? अगर आपको याद हो तो हमने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की तारीफ जो की थी, हमने कहा था कि इट इज़ द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ हाइड्रेटिंग एंड फ्यूलिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज। सो आफ्टर, ड्यूरिंग और बिफोर एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल जो होता है हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में लेके चलते हैं। तो इसी तरीके से वाटर की भी बात करें तो उसका इनटेक बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमने देखना होता है। तो सबसे पहले अगर हम प्री एक्सरसाइज की बात करें तो प्री एक्सरसाइज में 2 से 3 घंटे पहले हमें 500 से 600 मिलीलीटर पानी का पीना का इस्तेमाल करना चाहिए। तकरीबन इट्स अबाउट हाफ ऑफ लीटर अगर आप इस्तेमाल कर लें तो दैट वुड बी फाइन। इसके अलावा ड्रिंक एन एडिशनल 200 टू 300 मिलीलीटर
या दूसरे महीनों में 1 गिलास पानी पी सकते हैं 20 से 30 मिनट पहले किसी भी वर्कआउट से या कंपटीशन से, तो आप पीना चाहें तो पी लें। 2 से 3 घंटे जब हम पानी पहले पीते हैं, उससे पहले पीने का मतलब ये होता है कि ताकि अगर यू हैव द नीड और यू फील द यूरिनेशन प्रोसेस, तो उसके लिए आप बिफ़ोर टाइम या बिफ़ोर एक्सरसाइज या बिफ़ोर कंपटीशन जो है वो आप चले जाएँ। ड्यूरिंग एक्सरसाइज की अगर बात करें तो 200 से 300 मिलीलीटर पानी आप हर 20 से 30 मिनट के दरमियान या 15 से 20 मिनट के दरमियान के वक्फे में आप इसका इस्तेमाल करें। हर 20 मिनट की एक्सरसाइज के बाद या ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम आप सिप बाय सिप या आप 1 गिलास पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंडिंग इस चीज़ पे भी डिपेंड कर रहा होता है आप किस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपके बॉडी का स्वेट रेट क्या है। और अगर आप स्पोर्ट्स ड्रिंक्स यूज़ करना चाहते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों 6 से 8%, तो वो उन सूरत में इस्तेमाल करें इलेक्ट्रोलाइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ और हाइड्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर मोर देन एन आवर, कि 1 घंटे से ज़्यादा का वर्कआउट आया आपका, तो फिर करें। आफ्टर एक्सरसाइज भी आपको अपनी जो है पोस्ट एक्सरसाइज जो है अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए। आप अपना बॉडी वेट अगर 1 किलो कम हुआ है तो उसके मुताबिक 1.5 लीटर पानी जो है वो आपने पीना है। तो आप जितनी आपकी डेफिशिएंसी हुई है उसको कोशिश करें कि जल्द अज जल्द कवर करें। सो इंक्लूड इलेक्ट्रोलाइट एंड कार्बोहाइड्रेट टू एड रिकवरी, कि आप उस अपने एक्सरसाइज के सेशन को जब आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स का और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी इस्तेमाल करें, ताकि आपके बॉडी की रिकवरी ज़्यादा स्पीड से हो। इसके अलावा अपना हाइड्रेशन स्टेटस को मॉनिटर करते रहें, वो ड्यूरिंग बिफोर और आफ्टर एक्सरसाइज स्पेसिफिकली। जब हम बात करते हैं तो वो कैसे हो सकता है, इट्स क्वाइट सिंपल, यू कैन चेक इट थ्रू योर यूरिन कलर। सो पेल येलो इंडिकेट्स गुड हाइड्रेशन, वाइल वेट योर सेल्फ बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज टू गेज फ्लूइड लॉस, कि ये आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पहले और बाद में एक्सरसाइज के आप अपना बॉडी वेट कर लें, जितनी कमी हुई होगी उतना आपका वाटर लॉस हुआ है। हाइड्रेशन फ्रेंडली डाइट कोशिश करें कि एज ए बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन आप हाइड्रेशन फ्रेंडली डाइट यूज़ करें जिसमें ज़्यादा फल और सब्जियां हों, और उसमें लाइक वाटरमेलन, तरबूज जो है, इसके अलावा ऑरेंजेस हैं, कोकम्बर हैं, तो ये इस तरीके की खुराक जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ताकि आपकी डिहाइड्रेशन के चांसेस मिनिमाइज रहें। अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो उसमें स्पेशल इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए एज़ बीइंग एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन, कि वो कंसिडरेशन वो कौन सी हैं। वो हम कहते हैं कि ये 3 हैं, कि नंबर 1 कि इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, कि ये ज़रूरी नहीं कि जो किसी एक शख्स को जितनी हाइड्रेशन की ज़रूरत है एक प्लेयर को उतनी ही दूसरे को होगी। ये पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है, और इसको कैसे कैलकुलेट करना है इसको आगे भी हम इसके साथ भी इसकी भी शेयरिंग करेंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन इनफरादी तौर के ऊपर ये चीज़ वेरिएबल है। So hydration needs can vary based on body size, sweat rate, climate and exercise intensity. इसके अलावा एक्लिमेटाइजेशन से अगर हम बात करें तो इससे मुराद ये है कि ग्रेजुअली इंक्रीज एक्सपोजर टू हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस टू हेल्प द बॉडी अडॉप्ट टू इम्प्रूव स्वेट रिस्पॉन्स, कि आपका जो पसीने का तरीक़ाकार है उसका रिस्पॉन्स अगेंस्ट द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके मुताबिक आपका बॉडी अडॉप्ट करेगा। सो उसको अपने बॉडी को एक्सपोज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसकी तरफ लेके जाएं। हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें आप डिफरेंट प्लेन वाटर के अलावा आप स्पोर्ट्स ड्रिंक्स का यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स का यूज़ कर सकते हैं। सो यूटिलाइज स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, टैबलेट्स एंड हाइड्रेशन पैकेट्स फॉर कन्वीनियंस ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी, बट the need of these things is only mandatory while you are going for more than an hour exercise, और आप किसी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड कंपटीशंस हैं एंड्योरेंस टाइप, तो फिर उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो अगर हम कंक्लूड इस बात पे करें कि प्रॉपर हाइड्रेशन इज़ वाइटल फॉर एथलीट टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, प्रिवेंट हीट रिलेटेड इलनेस
and ensure the rapid recovery. So by adopting effective hydration strategies and monitoring their hydration status, athletes can enhance their performance and safeguards their health during sports and exercise. और एक्सरसाइज और एथलीट की अगर बात करें तो जिस तरीके से इसका आपस में बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, उसी तरीके से इनके एथलीट का हाइड्रेशन के साथ बड़ा इम्पॉर्टेंट ताल्लुक है। सो उसको अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। एथलीट की हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन को कंसिडर करने के बाद कि कौन सी उसकी परफॉर्मेंस के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस से मुराद ये कि हमारे बॉडी में वाटर इनटेक और उसकी जो आउटपुट है या उसका जो अखराज है हमारे बॉडी से, वो किस तरीके से होना चाहिए। और फ्लूइड बैलेंस से मुराद ये है कि हमारे इसमें इनपुट में और आउटपुट में तवाज़न होना चाहिए। उतना हमें उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जितना कि हमारे बॉडी से उसका अखराज होता है। सो फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी is the process by which the body maintains a correct amount and distribution of the water and electrolytes. This balance is crucial for homeostasis and ensuring the bodily functions operate optimally. अगर आप देखें तो हम जब बात करते हैं कि वाटर गेन, तो वाटर गेन हमें फूड एंड ड्रिंक से वाटर हासिल होता है और इट्स अबाउट 2.2 लीटर पर डे। और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में भी जब हम डिफरेंट केमिकल बॉडी में रिएक्शंस होते हैं तो उसमें भी मेटाबॉलिज्म के ज़रिए भी वाटर की प्रोडक्शन होती है। तो 0.3 लीटर पर डे जो है वो बनता है। तो इनटेक एटलीस्ट जो है वो हम कहते हैं कि हमारे लिए वो इनटेक 2.2 लीटर पर डे प्लस मेटाबॉलिक प्रोडक्शन और आउटपुट फिर जो कि हमारा स्किन और लंग्स के ज़रिए इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है वो, और साथ में थ्रू यूरिनेशन और फेसिस लॉस के ज़रिए, तो ये आउटपुट है। सो अगर इसमें बैलेंस नहीं है, अगर ये जो इनटेक है उस तरीके से हमने नहीं लिया हुआ, तो आउटपुट उसी तरीके से जिस तरीके से होता है, तो फिर हम डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकते हैं। सो प्रोसेस इन्वॉल्व इन फ्लूइड बैलेंस इनटेक में जैसे हमने कहा कि fluids are ingested through the drinking and food, while average daily intake is about 2 to 3 liter depending on the factors like activity and climate। और ये पर्सन टू पर्सन चीज़ वेरी करती है। इसी तरीके से आउटपुट की बात करें तो लॉस थ्रू द यूरिन, feces, sweat and respiration, while average daily output is approximately 2 to 3 liter daily। So 2 से 3 लीटर अगर इनपुट नहीं होगा तो 2 से 3 लीटर आउटपुट अगर होगा तो वी विल गो टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन। सो अगर फ्लूइड बैलेंस अगर हम रखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स हैं जिसका कि हमें ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल एक्टिविटी, एनवायरमेंटल कंडीशन, डाइट और हेल्थ कंडीशन। सबसे पहले अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी की बात करें कि मैं फ़िज़िकली कितना एक्टिव हूँ सारे दिन में, उसके मुताबिक फिर मुझे अपना फ्लूइड बैलेंस करना होगा। सो फ्लूइड लॉस थ्रू द स्वेट रेट एंड रिक्वायर्स इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक टू कंपनसेट, कि जितनी मेरी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी है उसके मुताबिक मुझे पानी का इंटेक भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी तरीके से एनवायरमेंटल कंडीशन, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में वी नीड मोर वाटर। So hot and humid weather increase the fluid loss. So cold environment can also increase fluid loss through respiration, कि उसमें सांस के ज़रिए भी आपके जो होता है फ्लूइड लॉस होता है। इसी तरीके से डाइट की बात करें तो हाई साल्ट इनटेक कैन लीड टू वाटर रिटेंशन, कि जब आप ज़्यादा नमक वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके बॉडी में फ्लूइड को रिटेन करता है। इसके अलावा सर्टन फूड्स जैसे कि कैफ़ीन है, अल्कोहल है, हैव डायरेटिक्स इफेक्ट, कि इसके साथ हमारे बॉडी में यूरिनेशन प्रोसेस तेज़ हो जाता है जिसकी वजह से वाटर लॉस ज़्यादा होता है। देन वी हैव टू टेक मोर वाटर। इसी तरीके से अगर हम हेल्थ कंडीशन की बात करें तो इलनेस लाइक डायरिया, वॉमिटिंग एंड फीवर, इसके साथ भी फ्लूइड लॉस ज़्यादा होता है। सो वी हैव टू टेक मोर वाटर। और या क्रोनिक कंडीशंस लाइक किडनी डिजीज़, हार्ट फेलियर इफ़ेक्ट द फ्लूइड रेगुलेशन, तो उसके साथ फिर वो उस तरीके से हमारा काम नहीं चलता। सो वाटर इनटेक जो है वाटर आउट के मुताबिक अगर होगा तो फिर आपका बॉडी फ्लूइड बैलेंस में होगा, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस हैं।
सो फ्लूइड बैलेंस की अगर बात करते हैं तो फ्लूइड बैलेंस हम ये तो कुछ फैक्टर्स से जो इफ़ेक्ट करते हैं, तो इनको इस फ्लूइड बैलेंस को हम किस तरीके से बैलेंस में रख सकते हैं। तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है कि आप रेगुलर हाइड्रेशन की तरफ जाएं, ड्रिंक वाटर कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द डे, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज और इन हॉट वेदर। कभी भी इसका इंतज़ार ना करें कि प्यास लगेगी तो पानी पीना है। इसके अलावा बैलेंस डाइट खाएं, खुराक में आपका जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मुतवाज़न होना चाहिए। कंज्यूम ए डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विद हाई वाटर कंटेंट्स एंड मॉनिटर साल्ट इनटेक टू अवॉइड एक्सेसिव वाटर रिटेंशन। कि साल्ट इनटेक जो है उसको भी आप इतना ज़्यादा ना इस्तेमाल करें जिसकी वजह से एक्सेसिव वाटर रिटेन होता है। सो मॉनिटरिंग फ्लूइड लॉस, सो पे अटेंशन टू साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, likewise dark urine, dry mouth, and monitor weight changes which can indicate fluid loss of retention. सो फ्लूइड लॉस, फ्लूइड बैलेंस अगर आप रखना चाहते हैं तो हाइड्रेशन एड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, इलेक्ट्रोलाइट्स या एनर्जी ड्रिंक्स का यूजेज करते हैं। सो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स कैन रिप्लेनिश इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस ड्यूरिंग द इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। oral rehydration solution can be used during illness to prevent dehydration। इसी तरीके से वॉमिटिंग या डायरिया की कंडीशन में या ड्रिप्स के ज़रिए या फिर आप औरल वे के साथ भी उसको अपनी इलनेस को इससे दूर कर सकते हैं। सो फ्लूइड की बात करें तो डिहाइड्रेशन, फ्लूइड बैलेंस अगर नहीं होगा तो एज ए बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो फिर गिरनी शुरू हो जाती है। तो अगर डिहाइड्रेशन के साथ अगर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की बात करें तो आपकी इम्पेयर्ड लेस देन 2% अगर आपकी वो जो है डिहाइड्रेशन है वो है, तो उसके साथ आपकी थर्मो रेगुलेटरी एबिलिटी यानी कि आपके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन का प्रोसेस जो होता है वो वीकन हो जाता है। और अगर 2 से 4% अगर आपकी डिहाइड्रेशन है तो रिड्यूस्ड मस्कुलर एंड्योरेंस टाइम आपका कम हो जाएगा। और 4 से 6% है तो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, रिड्यूस्ड एंड्योरेंस टाइम भी हो जाएगा और हीट क्रैम्पिंग के भी चांसेस हैं। और 6 से 8% डिहाइड्रेशन इट्स क्वाइट सीवियर वन। सो सीवियर हीट क्रैम्प्स के चांसेस हैं, हीट एग्जॉशन के चांसेस हैं, हीट स्ट्रोक के हैं, इवन कोमा में जा सकते हैं या खुदा ना खास्ता डेथ के भी चांसेस हैं। सो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप वाटर लॉस के साथ आपका बॉडी वेट 2%, 4%, 6% या 8% गिर गया तो उसके साथ फिर आपकी एज ए बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्मेंस गिरनी शुरू हो जाती है। सो जब भी आप देखना चाहें कि मेरा हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन का लेवल ठीक है, यू कैन मॉनिटर इट थ्रू द यूरिनेशन कलर। तो अगर तो ये 3 कलर्स हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये आपका बॉडी हाइड्रेटेड है, अगर यूरिन कलर ये है। और अगर ये वाले कलर हैं यूरिन के तो हम कहते हैं डिहाइड्रेटेड है। और अगर खुदा न खास्ता ये कलर हैं तो ये हम कहते हैं कि इट इज़ एक्सट्रीमली डिहाइड्रेटेड। सो अगर एम आई हाइड्रेटेड यूरिन कलर चार्ट के मुताबिक अगर इस तरीके के 3 कलर जैसे मैंने कहा ये हैं तो ये आप सबसे ये वाला कलर बेस्ट है, तो इसमें हम कहते हैं कि यू आर रियली हाइड्रेटेड। अगर ये कलर है, इफ़ योर यूरिन मैचेस द कलर 1 to 3 यू आर प्रॉपरली हाइड्रेटेड, कंटिन्यू टू कंज्यूम फ्लूइड एज यू करंटली आर, जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहें। मगर अगर ये कलर हैं 3 तो इसका मतलब है यू आर your troubles going to begin. So if this your urine colors are mildly dehydrated, if your urine is this color, you are risk of muscle cramping or this is becoming serious. और अगर ये 2 कलर हैं तो it means you need to drink more water and you are comatose और हैव किडनी फेलियर के इवन आपके चांसेस कोमाटोज के हो सकते हैं, जिसकी वजह से या आपके किडनी फेलियर होने के चांसेस हैं। सो मेक श्योर यू आर वेल हाइड्रेटेड एज बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन एंड ए कॉमन पर्सन। सो ये डिफरेंट कलर्स हैं कि यूरिन के कलर्स के जिसके मुताबिक आप इसको देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं अपना स्टेटस। सो चेक कलर ऑफ यूरिन, पेल कलर indices a good hydration status, drink 16 to 20 fluid ounce of water or sports beverages 2 to 3 hours before। ये प्री एक्सरसाइज का जो हम पहले डिस्कस करके आए हैं। और इसी तरीके से 8 से 12 औंस पानी आप 10 से 20 मिनट पहले आप एक्सरसाइज से पी सकते हैं। ये तो ड्यूरेशन बिफोर एक्सरसाइज था। अगर हम
ड्यूरिंग एक्सरसाइज की बात करें तो जैसे हमने कहा था 3 से 8 फ्लूइड ऑंस पानी आप हर 15 से 20 मिनट पी सकते हैं, अगर तो लेस देन 60 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं। मगर अगर ग्रेटर देन 60 मिनट्स यूज़ कर रहे हैं तो देन यू कैन यूज़ 3 to 8 फ्लूइड ऑंस ऑफ बेवरेजेस विद कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि आपको एनर्जी लेवल भी मिलता रहे, मगर कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन 5 से 8% हो, एंड इलेक्ट्रोलाइट एवरी 15 to 20 minutes when exercising greater than 60 minutes. But remind it or keep it in your mind that don't drink more than 1 liter per hour during exercise. इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत आपको नहीं होती। पोस्ट एक्सरसाइज की जैसे हमने पहले बात की थी कि आप अपना बॉडी वेट बिफोर एक्सरसाइज कर लें और बाद में कर लें, जितना फ़र्क होगा वो आप विद इन 2 hours उसका लॉस पूरा करें। Beverages should contain water to restore hydration status, while carbohydrate to replenish glycogen stores and electrolytes to accelerate rehydration. So post exercise का प्रोटोकॉल आपका ये होना चाहिए। अब अगर हम फ्लूइड लॉस की जैसे हमने बात की, और अगर हमने ये मॉनिटर करना है कि किस तरीके से हमारे बॉडी का जो है वाटर लेवल ठीक है कि नहीं है, तो इनटेक शुड बी मैच द फ्लूइड लॉसेस, यूरिन शुड बी मॉइस्ट मॉनिटर्ड। वो वही है कि पहले 3 का स्टेटस ये होना चाहिए, फिर नेक्स्ट ये है, यहाँ पे योर प्रॉब्लम बिगिनस, और ये इसका मतलब है कि यू आर सीरियसली गोइंग टू गेट प्रॉब्लम्स, और इसमें हाइपोनेट्रीमिया के चांसेस हो जाते हैं। हाइपोनेट्रीमिया से मुराद ये होती है नेट्रियम Na, सोडियम का जो है वो सिंबल है। तो हाइपोनेट्रीमिया से मुराद ये है कि आपके बॉडी में नमकियात भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, सोडियम लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर मसल क्रैम्पिंग और मसल फटीग जो होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। सो हाइपोनेट्रीमिया एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ सोडियम इन द ब्लड एसोसिएटेड विद द डिहाइड्रेशन। सो इससे अवॉइड करना चाहिए। अगर ये वाला स्टेटस होना शुरू हो गया तो इट मीन्स you are seriously getting some sort of problems. So परफॉर्मेंस डिहाइड्रेशन की वजह से अगर लॉस हो रही है, तो अगर 1% डिहाइड्रेशन है तो ट्रबल फोकसिंग, इम्पेयर्ड एबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड माइल्ड थर्स्ट आप फील करेंगे। अगर 2 से 3% डिहाइड्रेशन है तो इम्पेयर्ड मेमोरी एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस एंड डिक्रीज रिएक्शन टाइम्स, ड्राई माउथ होना शुरू हो जाएगा, और लॉस ऑफ एपिटाइट, आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी। अगर 4% लॉस हो गया वाटर तो डिहाइड्रेशन है तो 20 to 30% रिडक्शन इन वर्क कैपेसिटी, आपकी परफॉर्मेंस में 20 से 30% फ़र्क पड़ जाता है। इसके अलावा अगर 5% या उससे ज़ायद लॉस है तो डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, हेडेक, और आप स्लीपीनेस फील करते हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योर हाइड्रेशन स्टेटस। अब मसला ये है कि हाइड्रेशन की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हाइड्रेशन से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने हमारे बॉडी की ज़रूरत है, जितनी उसकी आउटपुट हो रही है, उतना एटलीस्ट हम ज़रूर लें और इनपुट उतनी रखें, ताकि फ्लूइड बैलेंस भी रहे और हमारा बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड ना हो। मगर इस चक्कर में कि बहुत ज़्यादा पानी पीने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना, उससे ओवर हाइड्रेशन के भी चांसेस हैं। सो अगर हम बात करें तो देर इज़ नो नीड to superhydrate या pre-exercise, so your body can absorb so much fluid. If you are overdrink, you may have to inconveniently urinate during exercise. The kidney can only make about 1 quart or 32 ounce of urine per hour. तो जब आप बहुत ज़्यादा फिर पानी पीते हैं तो फिर बार बार आपको यूरिनेशन की हाजत होती है। सो ए वाइज टैक्टिक्स ये है कि टैंक अप 2 or more hours बिफोर एक्सरसाइज, ताकि इसमें आपके पास इतना वक्त बचे कि आप अगर वाशरूम में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। सो दिस अलाउज टाइम फॉर योर किडनीज टू प्रोसेस एंड एलिमिनेट एक्सेस, देन ड्रिंक अगेन 5 to 15 मिनट्स बिफोर एक्सरसाइज। आप 15 मिनट पहले एक गिलास फिर पानी पी सकते हैं। सो अगर ओवर हाइड्रेशन, जैसे मैंने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है, जितनी की ज़रूरत है उतना पिए। सो ओवर हाइड्रेशन के क्या नुकसान है? अगर आपको ओवर हाइड्रेशन, ड्रिंकिंग टू मच फ्लूइड कैन लीड टू हाइपोनेट्रीमिया। हमने देखा कि हाइपोनेट्रीमिया बहुत कम पीते हैं उस वक़्त भी है, और जब बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं उस वक़्त भी है। जब ज़्यादा पीते हैं वो कैसे है? वो उसमें इस वजह से होता है कि आपके
ब्लड में जो शुगर और साल्ट लेवल होता है वो फिर डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट होने से पहले अगर 2 मिलीग्राम नमक था तो वो डाइल्यूट होके वो 1 मिलीग्राम के लेवल पे आ गया। तो इस डाइल्यूशन की वजह से हम कहते हैं ये हाइपोनेट्रेमिया हो गया। तो वहाँ पे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है आपके बॉडी में हाइपोनेट्रेमिया जब डिहाइड्रेट होता है। सो यू मे हियर इट कॉल्ड वाटर इंटॉक्सिकेशन। ओवर हाइड्रेशन को हम हैवी ड्रिंकिंग को कहते हैं और वाटर टॉक्सेमिया भी कहा जाता है। सो दिस कैन लीड टू हाइपोनेट्रेमिया व्हेन यू आर टेकिंग मोर वाटर देन यू कैन pee out. So this makes your blood sodium level dangerously low, leading to fatigue, vomiting, confusion, headaches, and sometimes death stuff. That's easily confused with dehydration. कि अक्सर हम कहते हैं कि हाइपोनेट्रेमिया तो हम जब डिहाइड्रेट हैं उस वक्त भी है, तो ओवर हाइड्रेशन से कैसे हो गया? तो ओवर हाइड्रेशन में जैसे मैंने बताया कि आपका जो होता है कि उसमें सोडियम लेवल उसमें भी आपका लो हो जाता है डिल्यूशन की वजह से। सो इन सीवियर केसेस हाइपोनेट्रेमिया कैन लीड टू सीजर्स हम कहते हैं कि आपको दौरे पड़ने। सो ए सीजर is a sudden uncontrolled electrical disturbance in brain. It can cause changes in your behavior, movement and feeling in the level of consciousness. आपके organ failure और even death के भी chances हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ओवर हाइड्रेशन है। तो ओवर हाइड्रेशन जब आप करते हैं तो डिफरेंट आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। लाइकवाइज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, आपके काजेज हाइपोनेट्रेमिया है, पॉसिबल इंडक्शन ऑफ डायरिया के चांसेस हो सकते हैं, ओवर बर्डन ऑफ हीट उसकी वजह से, द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉलिंग इनटू ए कॉमा। सो ओवर हाइड्रेशन के साथ जो हैं आपके इसके अलावा काजेज एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। सो ये चाहे डिहाइड्रेशन या ओवर हाइड्रेशन ये दोनों हर्ट करती हैं। सो ट्राई टू मेक इट इन अ बैलेंस वे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात हम करना चाह रहे हैं वो है कि हमें फिर पानी का रोज़ाना इस्तेमाल कितना करना चाहिए। तो इट्स क्वाइट ईजी वन। अगर इसको हम अगर हम अच्छे तरीके से कैलकुलेट करें तो वो क्या है, इसमें अक्सर हम कहते हैं कि आप अपना बॉडी वेट जो है अपना वो पाउंड्स में ले लें। जितने पाउंड वज़न है उसका 50% अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो 50% उतने आउंस पानी इस्तेमाल कर लें। और अगर आपका लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री नहीं बल्कि आपका मॉडरेट लाइफस्टाइल है तो 62% ऑफ योर बॉडी वेट जो कि पाउंड्स में लिया हुआ है उतने आउंसेस पानी इस्तेमाल कर लें। यानी कि अगर आप 200 पाउंड अगर आपका वज़न है तो अगर आप उसका 50% लेंगे तो आपका 100 औंस रोज़ाना का पानी पीना है। और अगर मॉडरेट लाइफस्टाइल है तो 62% यानी कि 200 पाउंड वज़न है तो आप 62 और 62 124 औंस पानी पी लें। और अगर आप एक्टिव पीपल हैं, बहुत आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है तो 75% ऑफ योर बॉडी वेट, अगर 200 पाउंड वज़न है तो 150 औंस पानी पी लें। मगर इसके साथ 3 एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं। वो 3 कंडीशंस क्या हैं कि अदरवाइज़ आपने ये इतना पानी पीना है रोज़ाना। अगर एट ड्राइनेस ऑफ क्लाइमेट, अगर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो 16 औंस जितना आपका पानी आपका ये कैलकुलेट किया है उसमें से 16 औंस और ऐड कर दें। और अगर आप कैफिनेटेड बेवरेजेस जितने ये कोलाज हैं, चाय हैं, इस तरीके की चीज़ें आप पीते हैं जिसमें कैफ़ीन होती है तो 8 औंस और पानी अपनी कैलकुलेशन में शामिल कर लें। और अगर आप इंटेंस एक्सरसाइज या आप स्ट्रेनस वर्कआउट करते हैं तो 16 औंस और पानी ऐड कर लें। तो फिर आपका वो डेली का वाटर कैलकुलेट हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन में अक्सर लेट्स सपोज जैसे कि अगर हम कहें कि एक 150 पाउंड का पर्सन है तो उसका टोटल पर डे अगर उसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो 152 औंस तकरीबन बनता है कि उसका 150 पाउंड के हिसाब से जितना वो पानी निकला उसका ये 0.75 के मुताबिक 112 औंस पानी है। मगर अगर ये साथ में 16 औंस ये 16 औंस ये और 8 ये औंस 40 औंस ये मिला लें तो 152 औंस उसको रोज़ाना का पानी पीना चाहिए अगर वो 150 औंस 150 पाउंड का शख्स है तो। मगर अगर ये मैं देखना ये पानी मैंने पीना कब है, पानी मैंने पीना उस वक्त है जब मैं जाग रहा हूँ। तो 24 घंटे में आपने जितने घंटे सोना है, अगर पर आवर वाटर निकालना चाहते हैं कि
पर आवर आपको कितना पानी पीना है। मसलन लेट्स सपोज़ कि मैं 152 औंस पानी मुझे पीना चाहिए, तो इसमें मैं जागते हुए पीना है पानी। तो अगर मैंने 8 घंटे की स्लीप लेता हूँ, तो मैंने 152 को 16 पे डिवाइड कर दूँगा। इसका मतलब है कि हर घंटे बाद मुझे 9.5 या अबाउट 10 औंस पानी जो है वो पीना चाहिए। सो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट योर डेली वाटर इनटेक, जिसके ज़रिए आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं कि आपको कितना रोज़ाना का पानी दरकार है पीने के लिए। इस तरीके से पर्सन टू पर्सन ये वेट चीज़ वेरी करेगी, क्योंकि उसकी ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, उसका बॉडी वेट डिफरेंट होगा, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा। सो इस तरीके से जैसे हम बीएमआर के ज़रिए एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर के ज़रिए कि कितनी हमें एनर्जी चाहिए, इसी तरीके से वाटर को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। आज के लेक्चर का इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर के सिलसिले में और चीज़ें एक्सपोज़ करेंगे और ये बताएंगे कि वाटर के साथ और हम ज़िंदगी में किस तरीके से इसके साथ हमारी लाइफ में इसके असरात किस तरीके से हैं, और उसको हम किस तरीके से कंज़र्व कर सकते हैं, या दूसरे मायनों में उसको आने वाले वक़्त के लिए हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।